सबसे बड़ी बात कि 12 साल की उम्र में ही कृति के साथ रेप अटैम्प्ट हुआ था, लेकिन सही वक्त पर वहां उसके पापा मिस्टर सिंघानिया पहुंच गए, इसलिए वक्त रहते ही उनकी जान बच गई। इन सब के पीछे भी मिसेज सिंघानिया और उनकी बेटी रीना का किया धरा था, और साथ ही पता चला है कि दोनों ही माँ बेटी मिलकर कृति को परेशान करते थे, और साथ ही वो अपना कांड कृति पर भी थोप देती थी, जिसकी वजह से मिस्टर सिंघानिया कृति के ऊपर कई बार हाथ भी उठा चुके हैं। और दोनों ही माँ बेटी मिलकर कृति को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। इतना सुनते ही अध्ययन की आंखें लाल होने लगी थी, जिसे देख आरित के भी पाशीने छूट रहे थे। पर सच्चाई तो बतानी ही थी, इसलिए एक नज़र अध्ययन को देखने के बाद फिर आरित अपनी बात कहने लगा। रीना मैडम के और भी कई बॉयफ्रेंड थे और वो डेली ही वन नाइट स्टैंड करती थी और उसका इल्जाम कृति पर लगा देती थी, जिस वजह से मिस्टर सिंघानिया ने कई बार कृति को बहुत बुरी तरह से मारा भी था। और रीना और उसको माने तो ये तक बोला था कि वो ड्रग भी लेती है, और ऐसे ही कई तरह के इल्जाम उस पर लगाए गए थे। इतना बोलकर आरित ने एक फाइल अध्ययन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और ये रही सारी सबूत और डिटेल। ये बोलकर आरित काव्यांश के हाथ में अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसके हाथ में दे देता है और स्टडी रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि इस वक्त काव्यांश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पर आ रहा था, क्योंकि उसके लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसको बेवकूफ़ बनाया हो, वरना तो वो लड़कियों की मामले में हमेशा दूर ही रहता था। लेकिन इस रीना नाम की बला ने उसके मेन ईगो को हर्ट किया था। उस धोखेबाज की वजह से अपनी लाइफ में पहली बार काव्यांश ने कभी भी किसी लड़की के साथ इतना बुरा नहीं किया था, और वो भी एक इनोसेंट लड़की के साथ जिसने अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया के सारे दुख दर्द से रूबरू हो चुकी थी। उस लड़की के साथ उसने वो सब किया जो कभी एक मच्छर नहीं मार सकती थी उस पे। उसने किसी और को मारने के इल्ज़ाम लगाया, उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। ये सब सोच के काव्यांश का गुस्सा और बढ़ रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर उस फाइल को पढ़ता है और उसकी गुस्सा और बढ़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से उसकी नशे उभर चुकी थी जो साफ दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था, उसका ऑरा किसी नर्क के राजा की तरह लग रहा था। उसकी प्रेजेंस से नेगेटिव और डेंजरस वाइब आ रही थी। वो फाइल पढ़ने के बाद उसको अपनी स्टडी के लॉकर में रखता है और अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है, और एक रिंग जाने पर ही दूसरी तरफ से कॉल उठ जाता है। काव्यांश अपनी ठंडी और सर्द आवाज़ में बोलता है, रीना को ढूंढो। ये 3 शब्द बोलकर वो कॉल कट कर देता है, और वही उसके दिल को बेचैनी ने घेर लिया था। उसको अब डर सता रहा था कि कहीं कृति अपने आप को सही साबित करने के बाद उसको छोड़कर न चली जाए। ये सब सोच के ही काव्यांश के दिल में एक टीस उठ जाती थी। उसको पता था उसने ये सब रीना के लिए कभी महसूस ही नहीं किया था, ना ही वो कभी उससे प्यार करता था। वो तो बस उसके इनोसेंट साइड को देखकर उससे शादी करने का फैसला लिया था, क्योंकि उसको लगता था कि दुनिया में कोई भी मासूम नहीं होता है। लेकिन अब काव्यांश को सब समझ में आ रहा था कि उसको रीना ने अपने जाल में फंसाया था। उसको कितना बड़ा धोखा दिया था। उसकी वो मासूमियत, उसकी इनोसेंस, सब कुछ एक धोखा था, एक छलावा था जो कि उसने छला था उसके करीब आने के लिए, उसके प्रॉपर्टी पैसे के लिए। वो अब सब कुछ समझ चुका था। वो अपने मन में रीना को सबक सिखाने की ठानता है और जल्दी से एक बार फिर से आरित को स्टडी में बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी और कृति की मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया है? ये सुनकर आरित तुरंत बोला, जी बॉस, मैंने आपकी और कृति की शादी को रजिस्टर कराया है और हो भी गया है। ये बोलकर वो अपनी नज़र उठाता है तो काव्यांश उसको घूर कर देख रहा था। वही उसके ऐसे देखने से आरित सकपका जाता है। तभी उसको काव्यांश की ठंडी आवाज़ अपनी कान में सुनाई देता है जो बोल रहा था, क्या कृति लगा रखा है वो तुम्हारी लेडी बॉस है, तो आज से उसको तुम मैडम बोलोगे, समझे? ये बोलकर वो निकल रहा था और वही आरित उसको ऐसे मुंह खोलकर देख रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि काव्यांश ने रीना के लिए भी ऐसे कभी नहीं किया था जो उसने कृति के लिए किया। वो अपना सिर झटकता है और बाहर चला जाता है, क्योंकि अभी तक शाम के 5 बज गए थे। क्रियांश का रूम। वही दूसरी तरफ काव्यांश अपने रूम में जाता है, और जब वो अपने रूम में जाता है तो उसकी आंखें बेड पर आराम से सो रही कृति के मासूम से खूबसूरत चेहरे पर जाकर ठहर जाती है, जो इस वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बेख्याली में ही काव्यांश के कदम आगे की ओर बढ़ जाता है और वो बेड पर लेटी हुई कृति के पास बैठ जाता है और उसके माथे पर बिखरे हुए बाल को साइड करके उसको माथे को चूम लेता है और उसके बगल में लेट जाता है, और वो उसको अपने ऊपर लेटाकर उसके होठों को पैक करके अपनी बाहों में कृति को पकड़ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब जाके कहीं काव्यांश के दिल को सुकून मिला था, और जो बेचैनी उसको काफ़ी वक्त से घेरे हुए थे वो अब कहीं जाकर वो खत्म हुई थी कहानी अब तक। वही दूसरी तरफ काव्यांश अपने रूम में जाता है, और जब वो अपने रूम में जाता है तो उसकी आंखें बेड पर आराम से सो रही कृति के मासूम से खूबसूरत चेहरे पर जाकर ठहर जाती है, जो इस वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बेख्याली में ही काव्यांश के कदम आगे की ओर बढ़ जाता है और वो बेड पर लेटी हुई कृति के पास बैठ जाता है और उसके माथे पर बिखरे हुए बाल को साइड करके उसको माथे को चूम लेता है और उसके बगल में लेट जाता है, और वो उसको अपने ऊपर लेटाकर उसके होठों को पैक करके अपनी बाहों में कृति को पकड़ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब जाके कहीं काव्यांश के दिल को सुकून किया था,
और जो बेचैनी उसको काफ़ी वक्त से घेरे हुए थे, अब कहीं जाकर वो खत्म हुई है। अब आगे वो अपनी बाहों में लेती हुई मासूम सी खूबसूरत परी को देख रहा था, जिसके करीब आने से उसकी सारी बेचैनी एक झटके में ख़त्म हो चुकी थी और अब उसी बेचैनी की जगह एक सुकून था, जो इस मासूम खूबसूरत परी के करीब होने से मिलता था। वो एकटक उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। वही इन सब से बेखबर कृति दवाइयों की वजह से गहरी नींद में थी और सुकून से सो रही थी। वही काव्यांश के करीब आने से जाने अनजाने में ही कृति के चेहरे पर उसके होंठ खिल चुके थे, जो उसको खुद ही मालूम ना था। लेकिन काव्यांश की नज़र उस पे बराबर थी। वो कृति को ऐसे खुद के प्रेसेंज में मुस्कुराते हुए देखकर उसके भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। काव्यांश भी मुस्कुराते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कृति को बाहों में लिए सो जाता है। सनराइज कैफ़े काल्पनिक नाम। शाम के 7 बज चुके थे और सनराइज कैफ़े के कॉर्नर टेबल पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। और टेबल पर उनकी ब्लैक कॉफ़ी टेबल पर पड़ी हुई थी और साथ ही 2 कप भी खाली थी, वो भी रखा हुआ था। तभी वो लड़का को कब से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि इन दोनों को यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके थे और वो लड़की बस कॉफ़ी पर काफ़ी पिए जा रही थी, कुछ बोल ही नहीं आ रही थी। वो लड़का जो कब से बैठा हुआ था उसके साथ वो भी 2 कप कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था। अब उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। वो चिढ़कर बोला, यार नैना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम तो आज कृति के घर जाने वाली थी ना, क्या हुआ? वहाँ तुम गई थी या नहीं? बोलो ना यार, कुछ बोल ही नहीं रही हो, बस मिनी देवदास बनी हुई हो। ये सब बोलते हुए उसकी आवाज़ में उसकी चीड़ और झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। जी हाँ, ये दोनों कोई और नहीं नैना और सीनान है, जो कृति को बेस्ट फ्रेंड है। वही नैना जो कि मिनी देवदास बनी हुई थी। वो अपना सिर उठाकर बोली, यार सीनू में गई तो थी उसके घर, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे गेट से ही बाहर निकल दिया और ये भी बोले कि वो अब यह नहीं रहती हैं, तो यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बोलते हुए ही नैना के आवाज़ में उदासी साफ महसूस किया जा सकता था और उसकी आंखें में भी नामी तैर चुकी थी। सीनान भी उसके दिल का हाल समझते हुए ही उसको साइड हग कर लेता है और उसको शांत करवाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो नैना, मैं अभी भाई को बोलता हूँ पता करने के लिए, वो ज़रूर पता कर लेंगे कि कृति कहाँ है। ये बोलकर वो उसको शांत कराने लगता है। वही उसकी बात सुनकर नैना बोली, सच्ची सिनू, तो तुम करो ना भैया को कॉल यार, जल्दी करो ना। ये बोलकर वो आस भरी नज़रों से सीनान को देखने लगती है। वही सना उसकी हालात समझ रहा था। वो भी उसकी बात मानकर कॉल करता है, लेकिन कोई दूसरी तरफ से कॉल अटेंड नहीं करता है। सना नैना को समझा बुझाकर उसके हॉस्टल छोड़ देता है और खुद भी अपने विला के लिए निकला जाता है। के कपूर विला, क्रियांश का रूम। वही रात के 8 बज चुके थे, लेकिन अब तक काव्यांश और कृति सोए हुए थे। तभी कृति की पलकें फड़फड़ाने लगती है और उसकी आंखें खुलने लगती, क्योंकि कृति दोपहर से दवाई की वजह से सो रही थी, जिस वजह से अब जाकर उसकी नींद खुल रही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें काव्यांश के चेहरे पर टिक जाती है, जो कि उसके चेहरे के सामने ही था। इस वक्त काव्यांश बहुत ही मासूम लग रहा था, किसी छोटे बच्चे की तरफ, लेकिन जाग जाए तो किसी डेविल से कम नहीं। लेकिन कृति ये बात जुटला भी नहीं सकती थी कि काव्यांश सच में हद से ज़्यादा हैंडमस और चार्मिक पर्सनैलिटी का मालिक हैं। इस वक्त कृति पूरी काव्यांश के ऊपर थी। अपने चेहरे पर कृति काव्यांश के गर्म सांसे को महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन मेट्रो ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट धड़क रही थी। काव्यांश के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके हॉट शेप लिप्स जो कि और भी खूबसूरत लग रहे थे। उसकी वो काली गहरी आंखें जिन पे घनी लंबी पलकें काव्यांश को और भी ज़्यादा चार्मिक बना रही थी। कृति एकटक नज़रों से काव्यांश के हैंडसम चार्मिंग अट्रैक्टिव चेहरे को देख रही थी। तभी खिड़कियों से आता एक ठंडा हवा का झोंका कृति के चेहरे को छूकर गया और वो अचानक से अपने होश में आई हो और ऐसे अपने आप को काव्यांश के ऊपर पाकर उसका चेहरा लाल हो चुका था। शर्म से वो जल्दी से उसके ऊपर से। इस वक्त कृति पूरी काव्यांश के ऊपर थी। अपने चेहरे पर कृति काव्यांश के गर्म सांसे को महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन मेट्रो ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट धड़क रही थी। काव्यांश के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके हॉट शेप लिप्स जो कि और भी खूबसूरत लग रहे थे। उसकी वो काली गहरी आंखें जिन पे घनी लंबी पलकें काव्यांश को और भी ज़्यादा चार्मिक बना रही थी। कृति एकटक नज़रों से काव्यांश के हैंडसम चार्मिंग अट्रैक्टिव चेहरे को देख रही थी। तभी खिड़कियों से आता एक ठंडा हवा का झोंका कृति के चेहरे को छूकर गया और वो अचानक से अपने होश में आई हो और ऐसे अपने आप को काव्यांश के ऊपर पाकर उसका चेहरा लाल हो चुका था। शर्म से वो हड़बड़ाहट में उसके ऊपर से हटाने के चक्कर में उसके ऊपर ही गिर जाती है। एक्सेप्टेड उसके मुलायम सुर्ख गुलाबी होठ काव्यांश के लाल होठों पर जा टिके। इसी के साथ ही कृति की बड़ी बड़ी नीली आंखें हैरानी से बड़ी हो है और काव्यांश के काली गहरी आंखों से जा मिली। वही काव्यांश भी उसको आंखों में देख रहा था। तभी काव्यांश अपने एक हाथ को उसके गले पर लपेट लिया और दूसरा उसके कमर में लपेट करके उसको अपने और भी ज़्यादा करीब कर लिया, जितना कि उसके बीच से हवा भी गुजरने की भी जगह नहीं थी। और वो उसके होठों पर अपना हक जताना शुरू किया और उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। वही कृति हैरानी से काव्यांश को देखे जा रही थी।
क्योंकि काव्यांश पिछले 2 दिनों से उसके बर्ताव से कृति हैरान हो जाया करती थी। उसके तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काव्यांश को हो क्या गया है जो वो इतनी नफरत करने के बावजूद उसके साथ प्यार कर रहा था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काव्यांश उससे चाहता क्या है जो जब चाहे करीब आता है, जब चाहे उसको चोट पहुंचा देता है। आखिर क्यों? ये सब ख्यालों में ही उलझी हुई थी कि तभी उसको अपने होठ पर एक दर्द की लहर दौड़ उठी और वो अपने ख्यालों से बाहर आई और वो अपनी बड़ी आंखों को दर्द से भींचे हुए ही बंद कर लेती है। उसके आह उसी मुंह में दब चुकी थी। वही काव्यांश उसके चेहरे को देख रहा था। काव्यांश उसके चेहरे को देखता है जो कि पूरा लाल हो चुका था। शायद शर्म या गुस्से की वजह से, अब वो तो कृति ही जाने कि उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था। वो किस में ही मुस्कुराता है और पहले से और भी ज्यादा पेंशन से कृति को किस कर रहा था। जब उसको लगता है कि कृति को अब सांस नहीं आ रही है तो वो जल्दी से उसके होठ को छोड़ देता है और उसके गर्दन में अपना सिर घुसा लेता है और दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही कृति उसको अपना फर्स्ट नाइट याद आ रहा था, जिस वजह से कृति डरी हुई थी और वो काव्यांश को माना करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। क्या पता अगर उसका मन बदल गया तो उसके लिए ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो काव्यांश को कुछ नहीं बोलती है और वो जो कर रहा था उसको करने दे रही थी। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। काव्यांश कृति को अपनी बाहों में उठा करके बाथरूम में लेकर जाता है और उसको सेल्फ पर बिठा करके फ्रेश करता है और खुद भी फ्रेश होकर कृति को गोद में उठाकर क्लोजेट में लेकर जाता है और उसको कपड़े पहनाकर खुद भी पहन लेता है। विला का रूफटॉप। आधे घंटे बाद काव्यांश कृति को गोद लिए विला की रूफटॉप पर जाता है। कृति भी बिना कोई सवाल उसके हर एक बर्ताव को बड़े ध्यान से देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर काव्यांश को हुआ क्या है। काव्यांश उसको रूफटॉप में लेकर आता है और उसके चेयर खींचकर उसको बैठा देता है। कृति उसके बैठाए जाने पर पूरी रूफटॉप को एक्सप्लोर करने लगती हैं, क्योंकि पूरी रूफ है बहुत ही शानदार तरीके से सजी हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरी रूफटॉप पर फेरी लाइटिंग लगी हुई थी। चारों तरफ हल्की पीली और रेड लाइट पूरी रूफटॉप को रोशन कर रही थी। वही पास में ही एक डाइनिंग टेबल थी जिसपे बहुत ही तरीके से कृति के पसंदीदा खाना रखा हुआ था। उसके पास में ही व्हाइट टेंट हाउस बना हुआ था। साइड में ही बहुत ही रोमांटिक स्लो म्यूजिक प्ले हो रहा था। कृति बड़े ध्यान से सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। ये सब चीज़ कृति के धड़कने बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। अब उसको एक अनजाने डर ने घेर लिया था। अब उसको लग रहा था कि अब फिर से काव्यांश उसके साथ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा था। वही काव्यांश उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था और वो उसके चेहरे के आते जाते भाव को देख रहा था और उसको सब कुछ समझ आ गया था कि अभी कृति के दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपने होठ के कोने को ऊपर की तरफ मोड़ता है और अपने मन में ही बोलता है, सीली गर्ल ... कृति अभी अपने ख्यालों में थी कि काव्यांश उसको झटके में खींच लेता है और अब जो कृति अपनी चेयर में बैठी हुई थी और अब वो काव्यांश के गोद में बैठी हुई थी, वो हैरानी से आंखें फाड़े और मुंह खोले काव्यांश को देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान है क्या जो उसके समझ तो आता ही नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तभी उसके कानों में एक सॉफ्ट वॉइस पड़ी, तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे समझना वाइफी। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए कृति को देखने लगता है। वही कृति बस हैरानी से मुंह खोलकर हैरानी से काव्यांश को देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि काव्यांश को उसके मन की बात कैसे पता चल गया। वो अभी कुछ और सोचती कि तभी उसको वही सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है जो कि काव्यांश की आवाज़ थी जो बोल रहा था, ओपन योर माउथ एंड फिनिश्ड योर फूड। ये बोलकर उसके मुंह के सामने चम्मच कर देता है। वही कृति चुपचाप उसके हाथों से खाना खा लेती है। उसको खिलाते हुए ही खुद भी खा रहा था। तभी वो कृति के चेहरे को देखता है, जहां पर राइस लगा हुआ था। वो कृति को इशारे करता है। वही कृति काव्यांश के ऐसे इशारे से सदमे में चली गई थी। जहां तक उसको पता था कि द काव्यांश कपूर जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, वो आज किसी आवारा की तरह इशारे कर रहा था। काव्यांश जब उसको अपनी ओर ऐसे देख रहा हुए देखकर वो नामे अपना सिर हिला देता है और बोलता है, सिलीगल। वो उसके ऐसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और अचानक ही उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो तिरछी स्माइल करता है और वो कृति के ऊपर झुकते हुए ही उसके होठ के नीचे जो राइस उसको अपने मुंह में भर कर लेता है और उस जगह को लीक करने लगता है। वही उसकी ऐसे हरकत से कृति की धड़क ने जवाब दे चुकी थी। वो बहुत तेज शोर कर रही थी जो कि काव्यांश को भी साफ सुनाई दे रही थी और वो स्माइल कर रहा था। उसको खुशी हो रही थी। कृति उसके टच से इफेक्ट पड़ता है, उसके पास आने से उसको भी फर्क पड़ता था। उसकी आंखें में एक चमक था जो कि बयां कर रहा था कि आज काव्यांश खुश है। रोमांस इन एयर। वो उसके ऐसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और अचानक ही उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो तिरछी स्माइल करता है और वो कृति के ऊपर झुकते हुए ही उसके होठ के नीचे जो राइस उसको अपने मुंह में भर कर लेता है और उस जगह को लीक करने लगता है। वही उसकी ऐसे हरकत से कृति की धड़क ने जवाब दे चुकी थी। वो बहुत तेज शोर कर रही थी
जो कि काव्यांश को भी साफ सुनाई दे रही थी और वो स्माइल कर रहा था। उसको खुशी हो रही थी। कृति उसके टच से इफेक्ट पड़ता है, उसके पास आने से उसको भी फर्क पड़ता था। उसकी आंखें में एक चमक था जो कि बयां कर रहा था कि आज काव्यांश खुश है। काव्यांश कृति की धड़कनों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और वो उसके होठों से अपने होठ मिला लेता है और कृति को सॉफ्टली किस करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद किए ही कृति को बहुत ही सॉफ्टली और स्मूथली किस कर रहा था। उसकी इस किस में उसकी पहले वाली बेरुखी, उसका नफरत कुछ नहीं था। जो था वो बस प्यार था, जो काव्यांश अपने किस के जरिए एक्सप्रेस कर रहा था। वही कृति की आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसको नीली आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। वो बस काव्यांश के हैंडसम चार्मिंग अट्रैक्टिव चेहरे को देख रही थी जो उसको प्यार से चूमने में खोया हुआ था। जब काव्यांश को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है और कृति को खुद को ऐसा देखते पाकर स्माइल करते हुए ही उसके आंखों को अपना हाथ आगे बढ़ा करके बंद कर देता है। इस बीच उसकी किस ब्रेक नहीं हुई थी और अब कृति भी काव्यांश के सॉफ्ट किस से पिघल रही थी। काव्यांश किस करते हुए ही उसके कमर को सहलाए जा रहा था। कृति भी आखिर कब तक अपने आप को कंट्रोल करती। उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की पकड़ काव्यांश के शर्ट पर बनाई हुई थी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब कृति पूरी तरह से उसको किस में खो चुकी थी और वो सब कुछ भूलकर उसके किस में साथ दे रही थी। उसके हाथ जो काव्यांश के शर्ट पर कसे हुए थे अब वो काव्यांश के बालों में घूम रहे थे और कृति उसके और भी करीब हो चुकी थी। दोनों के बीच हवा भी गुजरने की जगह नहीं थी। दोनों एक दूसरे के होठों पर अपनी पूरी ताकत से दबाव बन रहे थे और एक दूसरे के होठों के रस को पी रहे थे। दोनों ही अभी एक जिस्म दो जान लग रहे थे। यूक्रेन, इस्तांबुल। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। एशिया और यूरोप की सीमा पर बसा तुर्की एक बहुत ही खूबसूरत देश है। तुर्की ऐतिहासिक स्थलों, आकर्षक नज़ारों, तरह तरह के मसालों, हलचल भरे बाजारों और नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चमकता सूरज, रेतीले बीच और स्वादिष्ट कबाबों का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। कोरोना महामारी में भी यहाँ की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तुर्की की कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें देखकर आपका मन भी मचल जाएगा। तुर्की में इस्तांबुल सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर है जहाँ एक बार जाने के बाद वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। चलिए अब स्टोरी में आते हैं। इस्तांबुल। बोडरम। बोडरम तुर्की का बोडरम शहर अपने शानदार होटलों, ट्रेंडी बीच क्लबों और शानदार बंदरगाह के लिए जाना जाता है और जो को बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हैं। यही के एक लग्जरियस होटल के एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के बाहों में भर हुए थे। रूम देखने में बहुत ही लग्जरियस था और उसका थीम पर्पल और वाइट कलर का था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ सभी चीज़ें एंटीक पीस थी जिसे बड़ी ही करीने से सजाया गया था। वो लड़का और लड़की दोनों ही पूरे नेकेड थे, उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। वो लड़की अपने होठ उस लड़के के नेक पर चला रही थी, वही वो लड़का उस लड़की के चेस्ट को अपने हाथों से मसल रहा था। वो दूसरा अपने मुंह में भरे हुए ही चूस रहा था। वही उस लड़की के मुंह से हल्की हल्की सिसकी निकल रही थी और वो सिसकियां केट हुई थी उसके गर्दन में अपना होठ फिराए जा रही थी। दोनों के ही सेंशुअल वॉइस पूरे रूम में गूंज रही थी। तभी उस लड़की के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो उस लड़के को देखते हुए ही बोलती है, निहार बेबी यू हॉटिंग मी, बोल करके उसको अपनी तारों जैसी टिमटिमाती आंखों से लड़के के निहार के आंखों में देखने लगती है। वही वो निहार उस लड़की को देखकर डेविल स्माइल करते हुए ही बोलता है, ओ हॉटी तुम बिना कपड़ों के इतनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हो कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। ये सब निहार ने ऐसे बोला था कि सामने वाला इंसान उसके ऊपर दिल ही हार बैठे। तो फिर उस लड़की की क्या ही बोलूं, वो भी उसके ऐसे बोलने से शर्मा गई और वो बिना देरी किए ही उसके हार्ड चेस्ट से अपनी नाजुक चेस्ट को सटा ली। उसके ऐसे गले लगते ही उस लड़के की आंखें बंद हो गई और वो उसके पीठ पर अपनी हाथों को पकड़ बनाते हुए ही अपने चेस्ट को चेस्ट से रगड़ने लगता है। ये सब करते हुए ही निहार के चेहरे पर एक मक्कारी वाली स्माइल थी। वही उस लड़की के मुंह से आहे और सिसकी निकल रही थी। दोनों ही ऐसे ही बैठे हुए थे। निहार एक झटके में बिना उसको वार्निंग दिए ही उसके अंदर इंटर हो गया, जिसकी वजह से उस लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, लेकिन निहार उसकी चीख को इग्नोर करते हुए ही जोर जोर से उसके अंदर मूव करने लगता है। इंडिया कपूर विला के रूफटॉप पर कृति और काव्यांश की किस अब तक जारी थी और उनकी जीभ अभी तक उलझी हुई थी। उनकी सॉफ्ट और स्मूथ किस कब फ्रेंच किस में बदल है दोनों को ही पता नहीं चला और साथ ही उनकी किस को 20 मिनट हो चुके थे और कृति सांस न ले पाने के कारण काव्यांश के हार्ड चेस्ट को अपनी छोटे छोटे हाथों से मार रही थी, लेकिन काव्यांश था कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक कृति का पर चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। सांस ना ले पाने के कारण अब लगभग कृति बेहोश ही होने वाली थी। उसके हाथ अब रुक चुके थे। जब काव्यांश को महसूस होता है कि कृति को सांस नहीं आ रही है तो वो उसके होठों को छोड़ देता है और इसी के साथ ही कृति लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। काव्यांश उसको अपने गले से लगाए हुए ही उसके बैक को रिन करने लगता है और खुद भी खुद की सांसों को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगता है।
थोड़ी देर बाद ही दोनों की सांस नॉर्मल होती है और कृति का चेहरा गुलाबी हो जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कैसे वो बहक चुकी थी और काव्यांश के किस में उसका साथ दे रही थी, जबकि उसको तो उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो खुद ही उसका साथ दे रहे थी। ये सोचकर ही वो अपने आप को मन में 1000 बार कोसती है और अपने मन में बोलती है आज के बाद वो इस तरह से कभी भी बहकेगी नहीं। वही सुबह कॉलेज। सीनान और नैना कैंटीन में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। दोनों ही अपन मुंह लटकाए बैठे हुए थे। तभी नैना अपनी उदासी सी भरी हुई आवाज में बोली, यार सिनू, कल तू भाई को कॉल कर रहा था ना, लगा उनका कॉल, प्लीज़ यार पता करवा ना कहा है मेरी कृतु। अब लगभग 1 हफ्ता होने को आया है लेकिन मैं उसका चेहरा तक नहीं देखा, ना ही उसके आवाज़ सुनी है, मन बहुत ही बेचैन है, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, ठीक तो होगी ना। ये सब बोलते हुए नैना का गला भी रूंध गया था। सीनान उसको कंट्रोल करते हुए बोला, नैना वो ठीक होगी, प्लीज़ तुम ज़्यादा परेशान ना हो। परेशान तो वो भी था क्योंकि कृति बहुत ही मासूम थी, साफ दिल थी, किसी के मंसूबे को आसानी से नहीं समझती थी, जिस वजह से दोनों ही उसके लिए परेशान रहते थे, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता था कि कोई उसको हर्ट ना करें। के कपूर विला। काव्यांश खुद भी खुद की सांसों को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों की सांस नॉर्मल होती है और कृति का चेहरा गुलाबी हो जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कैसे वो बहक चुकी थी और काव्यांश के किस में उसका साथ दे रही थी, जबकि उसको तो उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो खुद ही उसका साथ दे रहे थी। ये सोचकर ही वो अपने आप को मन में 1000 बार कोसती है और अपने मन में बोली, आज के बाद वो इस तरह से कभी भी बहकेगी नहीं। काव्यांश उसके लाल हो चुके चेहरे को देखता है और तिरछी मुस्कुराहट के साथ कृति को टैंक में लेकर सो जाता है। कृति पूरी काव्यांश के ऊपर थी और वो अपनी खाली आंखों से टैंक के बाहर देख रही थी। वही काव्यांश भी अपनी आंखों में कृति के लिए इश्क लिए ऊपर की तरफ देख रहा था। अगली सुबह जब कृति को आंख खुलती है तो सुबह के 8 बज चुके थे और वो काव्यांश के रूम में बेड पर लेटी हुई थीं। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखा जहां इस वक्त रूम में कोई मौजूद नहीं था। शायद काव्यांश बाहर जा चुका था। कृति अपनी उनीदी आंखों से चारों तरफ देखती है और जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। वो बाहर निकल कर आती है तो उसको बेड पर एक ब्लैक कलर का सूट रखा हुआ था, साथ ही उसके बगल में नोट भी था। वो जल्दी से वो उठाकर चेंज करती है और उस नोट को उठाकर पढ़ती है जहां पर लिखा हुआ था, यही ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ। कृति उस नोट को पढ़ती है, उसके हॉट इमोजी बना हुआ था। उसके देख और पढ़कर अनायास ही कृति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है जो उसको खुद ही पता नहीं चलती है, और वो अपने धीमे कदमों से नीचे चली जाती हैं। डाइनिंग एरिया। कृति अपनी हाई हील्स को टकटक करते हुए ही सीढ़ियों से अपनी धीमे कदमों से उतर रही थी। उसको बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, कहीं फिर से काव्यांश का दिमाग घूम गया और उसने फिर से वही सब उसके साथ किया तो उसके दिल में बेचैनी हो रही थी। वही काव्यांश डाइनिंग टेबल पर बैठे न्यूज़पेपर लिए पढ़ रहा था। उसके कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ी उसके होठ के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वो न्यूज़पेपर नीचे टेबल पर फोल्ड करके रखता है और अब उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। वही कृति अब उसके पास पहुंच चुकी थी और अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। काव्यांश उसको देखकर उसके चेहरे पर कहीं खोसा जाता है, क्योंकि कृति ब्लॉक सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही कृति को जब अपने ऊपर किसी के नज़रों की तपीश महसूस होता है तो उसके चेहरे पर परेशानी के लकीर खींच जाता है और वो बिना अपनी पलकें झपकाए हुए ही कुछ बोलने के हुई, लेकिन उससे हिचकिचाहट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी वो अपना गला खराश करती हैं और स्ट्रेट खड़े हो जाती है। काव्यांश उसके ऐसे करने से अपने होश में आया और एक झटके में उसके खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। वही कृति हैरानी से काव्यांश को देख रही थी। दोनों ही कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर काव्यांश ऑफिस चला जाता है और कृति को घर में साक्षी के साथ छोड़ देता है, लेकिन काव्यांश साक्षी को सख्त हिदायत देकर गया था कि उसके गैर मौजूदगी में कृति को कोई तकलीफ न हो। कपूर एम्पायर जिसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी और बहुत ही खूबसूरत भी दिखाई दे रही थी। बिल्डिंग बहुत ऊंचे थे और लाइन से थे और मेन इंट्रेंस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर्सी राइटिंग में कपूर एम्पायर लिखा हुआ था, जो कि डायमंड की तरह साइन कर रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। तभी मेन इंट्रेंस पर एक के बाद एक ब्लैक चमचमाती हुई कार आती है। उस कार को देखते हुए ही वॉचमैन जल्दी से मेन इंट्रेंस की बड़े से गेट को ओपन करता है और कार में बैठे शख्स को ग्रीट करता है। कार जाकर काव्यांश के पर्सनल पार्किंग में जाकर रुकती है। कार रुकने के बाद काव्यांश के गार्ड्स और उसके ड्राइवर जल्दी से बाहर आता है और काव्यांश के साइड का डोर ओपन करता है। काव्यांश अपना ब्लैक 3 पीस सूट को ठीक करते हुए कार से बाहर आता है और फिर अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चला जाता है जहां लिफ्ट खुलती थी। कार रुकने के बाद काव्यांश के गार्ड्स और उसके ड्राइवर जल्दी से बाहर आता है और काव्यांश के साइड का डोर ओपन करता है। काव्यांश अपना ब्लैक 3 पीस सूट को ठीक करते हुए कार से बाहर आता है और फिर अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चला जाता है जहां लिफ्ट खुलती थी। काव्यांश जाकर चुपचाप अपने मास्टर चेयर पर बैठ जाता है।
और अपना काम करने लगता है। तभी रूम में आरित आता है और काव्यांश को विश करता है। काव्यांश उसको बिना देखे बोला, कुछ पता उसका? काव्यांश अपनी दो टूक सवाल करके फिर से अपना काम करने लगता है। अरित उसके कहने का मतलब समझकर बोला, सर उनको सबसे पहले उनका रिलेशनशिप निहार खुराना के साथ था और उनके डैड उनके एक्सीडेंट के पहले उनके साथ ही लास्ट टाइम देख गया था। साथ ही पता चला है दोनों में सीरियस रिलेशनशिप था। दोनों के बीच पता नहीं क्या हुआ को वो लोग ऐसे क्यों अलग हो गए। अपनी बात कह के आरित चुप हो जाता है और काव्यांश के बोलने का इंतजार करने लगता है। काव्यांश थोड़ी देर के पॉश लेकर बोला, अरित तुम उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और उसको उठाकर लाओ और हाँ उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर मुझे इन्फॉर्म करो। ये बोलकर वो फिर से अपना काम करने लगता है और अरित ये इस बॉस बोलकर अपना काम करने चला जाता है। काव्यांश काम कर रहा था लेकिन उसका ध्यान बार बार कृति की तरफ जा रहा था। उसको उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। वो कृति को बुरी तरह मिस कर रहा था। वो अपना काम छोड़ करके अपना मोह ओपन करता है और उसमें कुछ करता है। उसके बाद उसके फ़ोन में कपूर विला की सारी जगह की फुटेज शुरू हो जाती है, जो कि लाइव थी। काव्यांश की नज़र उन सब फुटेज में कृति को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बेडरूम की तरफ जाता है जहां कृति बेड पर लेटी हुई थी। वो अभी बिल्कुल किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। उसके कंधे तक ब्लैंकेट ढका हुआ था और उसके घने काले बाल पूरे पिलो पर बिखरे हुए थे। कुछ बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसकी ऐसे देखकर काव्यांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती है और वो टाइम देखता है जहां दोपहर के 3 बज रहे थे। वो फुटेज बंद करके किसी को कॉल करता है। उधर से एक कॉल में कॉल उठा लिया जाता है। काव्यांश अपनी कोल्ड वॉयस में बोला, क्या उसने लंच किया था? उसकी बात पर उस तरफ से साक्षी बोलती है, जी सर मैडम ने खाना खाया और अपनी दवाई भी खाई थी। उसके बाद थोड़ी देर गार्डन में थी और कुछ देर पहले ही वो सोई है। अपनी बात बोलकर साक्षी चुप हो जाती हैं। काव्यांश उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वो फिर से अपना काम करने लगता है। ऐसे ही शाम के 5 बज चुके थे और आज पहली बार काव्यांश को घर जाने को जल्दी हो रही थी। उसको कृति से मिलने, उसको देखने की बेचैनी हो रही थी। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तभी उसके केबिन में अरित आता है और बोला, बॉस पता चला है कि खुराना और आपके फैमिली के बीच पुरानी दुश्मनी है और वो किस वजह से है वो अभी तक पता नहीं चला है। और अभी निहार खुराना की एग्जैक्ट लोकेशन तुर्की इस्तांबुल बॉर्डरम है और मैंने अपने आदमी भेज हुए हैं, वो 2 दिन के अंदर आपके सामने होगा। ये बोलकर वो चुप हो जाता है। काव्यांश ये सब शांति से सुन रहा था। वो अपनी शांत मगर गहरी आवाज में बोला, तुम अपनी कोशिश जारी रखो और पता करो कि क्या दुश्मनी है और हाँ मुझे वो 2 दिन में ही मेरे सामने चाहिए, अदरवाइज तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। अपनी बात बोलकर काव्यांश अपना ओवरकोट ठीक करते हुए निकल जाता है और वही अरित केबिन में अकेला रह जाता है और वो अपने मन में बोला, हे भगवान क्या सोचकर मुझे अपने ऐसा बॉस दिया है जो खुद तो 24 घंटे काम करता और मुझे भी अपने साथ करवाता है। ना खाने का टाइम है ना सोने का, और गर्लफ्रेंड की क्या ही बात करूँ, वो तो मेरे डेवल खड़ूस एरोगेंट निर्दय और वर्कोहॉलिक बॉस की वजह से 25 की उम्र हो चुकी है और अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, और ये सब इस डेविल के वजह से अब खुद तो सेटल हो चुका है तो मेरा जान छोड़े और कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी दे ताकि मैं अपनी लाइफ सेट कर सकूँ और अपने लिए जीएफ भी बना सकूँ। ये बोलकर वो अपनी ही ख्याली दुनिया में खो जाता है जहाँ उसको एक जीएफ है और वो उसके पीछे डंडा लेकर भाग रही है उसको पीटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ काव्यांश की कार कपूर विला में आकर रुकी और वो अपने लंबे कदम लेते हुए अपने रूम में पहुंचा और रूम में जाकर उसको नज़र बेड पर सोई अपनी एंजल पर गई और उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आया और वो अपने कदम लेते हुए बेड के पास पहुंच गया जहां कृति सोई हुई थी और वो बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। कृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर काव्यांश का मन बेईमान हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करके उसके माथे पर सिदात से चूमता है। उसके चूमने से ही कृति के प्यारी सी चेहरे पर एक चमकीली सी स्माइल बिखर गई। वो उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर काव्यांश के चेहरे पर भी एक सुकून भरी स्माइल बिखर गई। वो उसके पास से उठाकर बाथरूम में जाता है और फ्रेश होके लगा है। 1 घंटे बाद काव्यांश हॉट शॉवर लेकर रूम में आता है और उसके वी सेव कमर पर वाइट टॉवल लपेटे हुआ था। उसके पूरे बॉडी पर पानी ओस के बूंद की तरह चमक रहा था। वो एक और टॉवल से अपना सिर पोंछ रहा था। तभी उसको अपनी ऊपर किसी की नज़रों की तपीश महसूस होती है और वो अपनी नज़र उठाकर बेड को तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी स्माइल दुगनी हो जाती है क्योंकि कृति बेड पर बैठी अपना मुंह खोल और आंख फाड़े उसके हॉट एंड सेक्सी मस्कुलर बॉडी को ताड़ने में बसी थी। वो जल्दी से अपने लंबे कदमों से उसके पास आता है और उसके ऊपर झुक जाता है। उसके दोनों हाथ बेड पर टिका हुआ था और वही कृति अभी तक बेख्याली में ही देखी जा रही थी। काव्यांश अपनी धीमी मगर अपनी कर्कश आवाज में बोला, हॉट है ना? उसकी बात सुनकर कृति बेख्याली में ही बहुत काव्यांश फिर से और सेक्सी भी। इस बार भी कृति अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसका जवाब पाकर काव्यांश स्माइल करने लगता है। वो उसके ऊपर और झुकते हुए बोला, तुम्हें छूना है, टच करना है, महसूस करना है।
कृति ऐसे ही अपना सिर हाँ में हिला देती है। कृति को होश ही नहीं था कि वो क्या क्या बोल गई थी। वो तो काव्यांश के मस्कुलर चेस्ट, हार्ड चेस्ट, 8 पैक्स ऐप देखने में इतना खो गई थी कि उसको पता ही नहीं चला को क्या से क्या बोल गई। लेकिन काव्यांश के दिल को उसकी ये बेख्याली सुकून भरी ठंडक पहुंचा गई थी। उसको बहुत खुशी हो रही थी। काव्यांश अपनी स्माइल को बरकरार रखते हुए ही कृति के हाथों को पकड़ता है और अपने चेस्ट पर रख देता है। वही कृति को जब अपने हाथ पर ठंडक महसूस होती है तो उसको आंखें बड़ी हो जाती है और काव्यांश को अपने इतने पास देखकर उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो अपनी उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह होने लगता है। काव्यांश उसको स्माइल करते हुए देख रहा था। कृति से काव्यांश बोला, तो लिटिल वाइफी तुम्हें अच्छा लगा? वही कृति को जब अपने हाथ पर ठंडक महसूस होती है तो उसको आंखें बड़ी हो जाती है और काव्यांश को अपने इतने पास देखकर उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो अपनी उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह होने लगता है। काव्यांश उसको स्माइल करते हुए देख रहा था। कृति से काव्यांश बोला, तो लिटिल वाइफी तुम्हें अच्छा लगा? अपनी बात बोलकर काव्यांश अपने चेहरे पर शरारत लिए उसको देखने लगते हैं। कृति अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को लेकर वो अपनी डरी हुई नज़रों को ऊपर करती है। जहाँ उसकी नज़रें काव्यांश के चेहरे पर मिलती है वो उसकी आंखों में देखने लगती है और वही उसके ऐसे देखने से काव्यांश भी खो हुए ही कृति को देखने लगता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर कृति उसको धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है। कृति ने बहुत ही धीरे से धक्का दिया था क्योंकि उसको डर था कि कहीं ज़्यादा जोर देने से काव्यांश अपने पहले वाले अवतार में न आ जाए। वही उसके जाने के बाद ही काव्यांश, जो कि उसके धक्का देने से सिर्फ एक कदम पीछे हुआ था, उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिल जाता है। उसको कृति के शर्म से लाल हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो स्माइल करते हुए बोला, यू आर ब्लासिंग विथ मी, आई लाइक माई लिटिल वाइफी। वो अपने मन ही मन बोला और फिर क्लोजेट में चला जाता है और नॉर्मल वेयर पहन लेता है। वही कृति बाथरूम के डोर से सटकर खड़ी हुई थी। उसकी धड़कनें उसके काबू में नहीं थी, वो बेकाबू हुए धड़के जा रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, शर्म से उसको खुद समझ नहीं आ रहा था को उसको हो क्या रहा है। क्यों उसको काव्यांश का टच अच्छा लगता है? क्यों वो उसके पास आने से उसको सुकून मिलता है? क्यों वो चाह के भी उसको अपने करीब आने से रोक नहीं पाती? क्यों वो उसके बहाव में वो बह जाती है? आखिर क्यों वो उसके समझ से परे है? वो क्यों नहीं समझ सकती? काव्यांश को वो सारे ख्यालों को झटकती है और वॉश बेसिन के पास जाती है और अपने चेहरे पर पानी का छींटा मारती है और अपने चेहरे को देखती है जहां अब भी हया की लाली छाई हुई थी। वो अपने हाथ आगे करके अपना चेहरा छूती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी उसके माइंड में कुछ हिट करता है, उसका मुंह उतर जाता है। वो अपने मन में बोली, तू क्या सोच रही है कृति? तू भी जानती है उन्होंने तुझसे शादी क्यों की है? सिर्फ बदला लेने के लिए, वो भी उस चीज़ का बदला जो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं ऐसे उनके सामने कमज़ोर नहीं कर पाऊंगी, मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके ये से बहुत दूर चली जाऊंगी जहाँ पर आपकी परछाई भी मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब सोचते हुए उसके आंखों में नमी ने जगह ले ली थी। वो अपने मोती जैसे आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके मोती आंखों से गालों तक रास्ता बनाते हुए बाहर आ ही गए। वो आंसू झरझर कर बह रहे थे। कृति ने अपना मुंह अपने हाथों में भरकर उसको बंद किया हुआ था और वो रो रही थी। काव्यांश से दूर जाने का ख्याल ही उसके दिल में 100 खंजर की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिल को अपने हाथ में लेकर कचोट रहा था। अपनी माँ के बाद कृति के लाइफ में पहला इंसान काव्यांश था जो भले ही उसको दर्द दिया था लेकिन उसकी केयर भी किया था। उसको हर छोटी से बड़ी बात का ख्याल रखा था। वो उसको केयर करता था। भले ही काव्यांश उसको दर्द दिया हो लेकिन उस दर्द पर मरहम भी तो उसने ही लगाया था। उसकी पूरी केयर करता था। वो अब उसको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वही दूसरी तरफ काव्यांश, जो कब से तैयार होकर रूम में सोफे पर बैठा कृति का वेट कर रहा था लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। काव्यांश जब उसकी अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखता है तो अब तक कृति को बाथरूम में गए हुए आधा घंटा हो चुका था और अब काव्यांश का दिल एक अनकहे डर से भर गया था। वो जल्दी से बाथरूम के दरवाजे पर जाता है और झटके से डोर ओपन करता है और जल्दी से जाकर कृति को अपनी बाहों में भर लेता है। उसको धड़कन बढ़ी हुई थी जिसका शोर बाहर तक आ रहा था, जो कृति के कान में भी सुनाई दे रहा था। वो कस के कृति को पकड़े हुए था। वही कृति उसको समझंस में देख रही थी। कुछ देर बाद ही काव्यांश की सॉफ्ट वॉइस कृति के कान में सुनाई पड़ती है जो बोल रहा था, लिटिल वाइफी आर यू फाइन? बोलकर काव्यांश उससे अलग होता है और कृति के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। वो उसको गोद में उठाकर उसको रूम में लाता है और उसके कपड़े चेंज कराकर उसको डिनर कराता है। वो उसको बेड पर लिटाकर खुद लेटकर खुद कृति को अपने ऊपर सुला लेता है और उसके बाल सहलाने लगता है। वो उसके बाल को सहलाते हुए ही बोला, तुम अब ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? कृति उसको बातों का मतलब अच्छे से समझती रही थी। उसका चेहरा फिर से लाल हो चुका था। वो अपनी स्वीट सी आवाज़ में बोली, ठीक हूँ और डेट चला गया है। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर काव्यांश स्माइल करने लगता है।
और बोला, ठीक है अभी सो जाओ, कल से सुबह 4 बजे उठना है और वर्कआउट करना है। ये बोलकर वो उसके माथे को चूम लेता है। वही कृति जो अपनी आंख बंद करने ही वाली थी वो चीख पड़ती है। उसको ऐसे चीखते हुए देखकर काव्यांश डर जाता है और उठकर कृति को अपनी गोद में बैठा लेता है और उससे पूछने लगता है। कृति उसको ऐसे परेशान होते हुए देखकर वो अपना सिर झुका लेती है और बोलती है, मुझे नहीं करना वर्कआउट। ये बोलकर वो बच्चों सा चेहरा बना लेती है। काव्यांश उसको घूर कर देखता है और वो फिर से लेटकर खुद के ऊपर उसको लेटा लेता है और बोला, स्लिप माई लिटिल वाइफी। ये बोलकर वो सो जाता है और खुद कृति की भी सो जाती हैं। दोनों ही सुकून से सोए हुए थे। तुर्की इस्तांबुल बोर्डरम निहार और वो लड़की तुर्की इस्तांबुल के बोर्डरम के खूबसूरती को अपनी आंखों में कैप्चर कर रही थी और दोनों ही अपने बालकनी के झूले पर एक ब्लैंकेट पर बैठे हुए शाम के ढलते हुए सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। उनको देखकर पता चल रहा था कि उनकी बॉडी पर उस वाइट चादर के सिवा कुछ और नहीं, कपड़े के नाम पर बस वही चादर है। निहार पीछे से ही उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर जोर से गले लगाता है। उस लड़की की जोर से चीख निकल जाती है। वो बोली, बेबी प्लीज अभी नहीं, अभी तो 1 घंटे पहले ही हमने किया था और अब मैं थक गई हूँ। लेकिन निहार को उसको बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो उसके बातों को अनसुना करके उसको एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके अपना मर्दानगी दिखाने लगता है। वही वो लड़की पहले तो नानुकुर करती है, उसके बाद वो भी एंजॉय करने लगती है। दोनों ही आहें और सिसकियां पूरी बालकनी में गूंज रही थी। वही उनकी इस खुशी को नजर लगने वाली थी। इस बात से वो दोनों अनजान अपनी जिस्म के तपिश को शांत करने में लगे हुए थे। वो ऐसे ही करते हुए ही वो अंदर रूम में आ जाते हैं और उनका ये सिलसिला चलते रहता है। पहले बालकनी और अब ये रूम उस लड़की की सिसकी और आहें से गूंज रही थी। दोनों अभी अपनी अपनी जिस्म की गर्मी को कम कर ही रहे थे कि उनके रूम का डोर धड़ाम की आवाज़ से झटक से खुलता है और वही वो दोनों जो अभी अपनी रासलीला में बिजी थे, किसी के अचानक रूम में घुस जाने से शक्ते में आ गए थे। निहार जल्दी से उठकर अपने कमर में टेबल कवर करता है। वो लड़की ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करती है। उस लड़की के आंखों में गुस्सा, शर्मिंदगी, हैरानी और डर के मिले जुले भाव थे। वही निहार अपनी गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए ही बोला, हु आर यू एंड हाउ डरे यू डॉट हु इन माई रूम विदाउट माई परमिशन, डोंट यू लव योर लाइफ, यू डोंट सीम टू नो मी। अपनी बात बोलकर निहार जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसके अपनी बात पूरी करे हुए अभी 5 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी कई सारे गार्ड्स आकर पूरे रूम में उनको घेर लेते हैं। अब तक जो निहार शैतानों की तरह हंस रहा था, अब उसको हंसी गायब हो चुकी थी और अब उसको आंखों में कुछ डर, घबराहट और हैरानी के भाव देखे जा सकते हैं। सभी गार्ड्स हटे कट्टे वेल ट्रेंड ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनकी यूनिफॉर्म में के का लोगो बना हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड किसके है। जब उस लड़की और निहार के आंखों में वो के की लोगो पर गई तो दोनों की ही आंखों में कुछ आकर चला गया। साथ ही डर, घबराहट साफ उनकी आंखों और चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो अभी कुछ करते कि तभी उन्हीं में से एक गार्ड्स ने उन दोनों के चेहरे पर कुछ स्प्रे किया और वो दोनों ही बेहोश होकर जमीन चाट रहे थे। तभी रोबिन, जो जिसको दहशत एशिया क्या पूरे वर्ल्ड में था, उसको वर्ल्ड के सबसे खतरनाक माफिया अंडरवर्ल्ड के किंग का राइट हैंड माना जाता था, जिसकी क्रूवल्टी पूरी दुनिया में शुमार था। वो बोलता है, जैसे है वैसे ही, बॉस ने लाने को बोला है तो चलो लेकर उनके। ये बोलकर वो सभी रोबिन के साथ अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकल जाते हैं। कपूर विला। उसको ऐसे चीखते हुए देखकर काव्यांश डर जाता है और उठकर कृति को अपनी गोद में बीता लेता है और उससे पूछने लगता है। कृति उसको ऐसे परेशान होते हुए देखकर वो अपना सिर झुका लेती है और बोली, है मुझे नहीं करना वर्कआउट। ये बोलकर वो बच्चों सा चेहरा बना लेती है। काव्यांश उसको घूर कर देखता है और वो फिर से लेटकर खुद के ऊपर उसको लेटा लेता है और बोलता है, स्लिप माई लिटिल वाइफी। ये बोलकर वो सो जाता है और खुद कृति की भी सो जाती हैं। दोनों ही सुकून से सोए हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन कृति थी के उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और साथ काव्यांश अब उसको खूननश में देखे जा रहा था। उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उसको किसी चीज़ के लिए मना किया था और अब तक वो आराम से सो भी रहा है। काव्यांश उसको अपनी काली गहरी आंखों को गोल किया और अपने होंठ के कोने को ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो आखिर बार बोला, लिटिल वाइफी वेक अप, अगर अब तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें ठंडे पानी के टैप में डाल दूंगा। लेकिन मजाल है कि कृति के कानों में जू तक रेंगी हो। वो तो मस्त होकर सो रही थी और अब तो कृति ने अपने कानों को पिलो से ढक लिया था। काव्यांश उसको अपनी काली गहरी आंखों को छोटा करके घूरता है, क्योंकि उसको लिटिल एंजल वाइफी उसको फुल ऑन इग्नोर जो कर रही थी। वो जल्दी से उसके अपनी गोद में उठता है और बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बड़बड़ता है, मुझे कोई इग्नोर करे, दिस इज़ नॉट फेयर माई लिटिल एंजल वाइफी, यू नो वॉट। और वो तुम हो तब तो बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसकी धीमी आवाज़, जो कि सर्द और खतरनाक थी, किसी के दिल में भी खौफ पैदा कर सकती थी। अगर अभी कृति जागी हुई होती है तो पक्का डर जाती और बेहोश हो जाती, क्योंकि काव्यांश है ही इतना डेंजरस और उसका बोलने का तरीका इतना बोल्ड को किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन ये तो बेचारी खरगोश सी मासूम सी कृति थी।
जो कि तेज आवाज से ही डर जाती थी। तो यहाँ तो काव्यांश किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। उसके बिहेव में ओबेशन साफ नजर आ रहा था। वो जाकर कृति के ऊपर से नीचे देखता है, उसके बाद उसको पानी के टब में डाल देता है। वही कृति जो काव्यांश के सीने में एक आलसी खरगोश के बच्चे की तरह दुबकी हुई सुकून की नींद ले रही थी, हड़बड़ाकर उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगाती है, बचाव बचाव में डूब रही हूँ, बाढ़ आ गई, पीएलएफ हेल्प मी, मुझे तैरना नहीं आता, बोलकर अपना हाथ टब के पानी में मारने लगती है। वही उसकी सारी नौटंकी काव्यांश उसको अपना हाथ बंधे आंखें छोटी करके देख रहा था। वो अपने मन में ही बोलता है, कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की, हाय माय लिटिल एंजल वाइफी इज सो इनोसेंट, बोलकर मुस्कुराने लगता है। काव्यांश अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए ही बोलता है, लिटिल वाइफी। काव्यांश की इतनी सख्त और सर्द आवाज सुनकर कृति सकपका गई और उसने अपना गला फाड़ना भी बंद कर दिया था। वो पानी में अपना तब में अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। काव्यांश की सख्त और सर्द आवाज एक बार फिर से कृति को सुनाई देती है, 10 मिनट में फ्रेश होकर आओ, बोलकर वो बाथरूम से निकल जाता है। कृति भी उसको बात मानकर जल्दी से 10 की जगह 8 मिनट में तैयार होकर बाहर आती है। इस वक्त उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था। बाहर ठंड थी इसलिए जैकेट लिया हुआ था, उसमें वो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुबह के 8 बजे कृति का चेहरा मुरझाया हुआ था और वो गार्डन के घास पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें फूल रही थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। काव्यांश ने उसको आज पहले दिन ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाया था। ये तो कृति के नज़रिए से है। अब काव्यांश को देखते हैं, जो कि वहीं पर खड़ा कृति को घूर रहा था अपनी काली गहरी आंखों से, क्योंकि कृति ने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया था। काव्यांश ने उसको बस गार्डन के 5 चक्कर मारने को बोला था और उसने इस 5 चक्कर पूरे 3 घंटे में पूरा किया था और अब वो बुरी तरह थक गई थी और घास पर लेटी हुई थी। वैसे काव्यांश का गार्डन एरिया बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी, जिसके चक्कर लगने में अच्छे स्ट्रेंथ वाले को भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन अब ये काव्यांश को कौन समझाए, वो तो बेचारी खरगोश कृति को ही पनिश करेगा ना। डाइनिंग एरिया। काव्यांश कृति को अपनी गोदी में बैठाकर खाना खिला रहा था और कृति किसी भूखड़ को तरह खाना खा रही थी। काव्यांश कृति को देख हैरान था कि इतनी पतली दुबली उसको लिटिल एंजल वाइफी के पेट में ये इतना सारा खाना जाता कहाँ है। काव्यांश कृति को कुछ कहने को मुंह खोलने ही वाला था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो मुंह पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता, उसके बाद कृति को चेयर पर बैठा करके कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ की बात सुन के उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो 1 घंटे में आने का बोलकर कृति के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है, माय लिटिल एंजल वाइफी, अच्छे से खाना खाना और दवाई लेना और आराम करना, मैं थोड़ा लेट से आऊँगा। ये बोलकर वो उसके होठों को पैक करता है और बोलता है, आज तुम्हारे आंसू के हिसाब होंगे माय लिटिल एंजल। फिर वो साक्षी को देखकर बोला, अपनी मैडम का ख्याल रखना, जैसा छोड़कर जा रहा हूँ मुझे मेरे वापस आने में ऐसे ही चाहिए ख्याल रखना, बोलकर एक बार झुककर उसके माथे को सिदात से चूमता है और विला से निकल जाता है। उसके ब्लैक चमचमाती कार एक खंडहर में आकर रुकती है। सारे बॉडी। काव्यांश की कार जंगल के बीचों बीच एक खंडहर के सामने आके रुकी, जो किसी के दिल में खौफ पैदा करके के लिए काफ़ी थी। बाहर से देखने पर लगता कि यहाँ दूर दूर तक कोई घर या कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर आने पर ही पता चलता था कि यहाँ एक भूतिया खंडहर था, जो किसी भूतिया हवेली जो अच्छी खासे इंसान के दिल को भी झकझोर जाए। वही उस खंडहर के चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड ने उस हवेली को घेर रखा था, जो किसी चिल की तरह से अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। काव्यांश की कार रुकती है और उसके बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आके कार एक गेट ओपन करता है और इसी के साथ ही काव्यांश अपना 3 पीस सूट को ठीक करते हुए बाहर आता है। उसके आंखों में ब्लैक गोगल था जो उसके बिना भाव के चेहरे को और भी आकर्षक बना रहा था। उसके बॉडीगार्ड उसके चारों तरफ से घेरे हुए थे। काव्यांश का ऑरा इतना भयानक और खतरनाक लग रहा था कि उसके आसपास मौजूद गार्ड्स की भी डर उनको चेहरे पर भी छिपी हुई थी। वो आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ही उस खंडहर का गेट अपने आप ओपन होता है और अंदर का हॉल कुछ और ही था। वो अंदर से पूरी ब्लैक थी और एक डेंजरस और खतरनाक वाइब दे रही थी। विला के चारों तरफ सेल बने हुए थी। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब दे रही थी। विला के अंदर चारों तरफ बॉडीगार्ड फैले हुए थे। काव्यांश के कदम एक रूम के बाहर आके रुकता है। गार्ड जल्दी से आगे जाकर डोर ओपन करता है और अपना सिर झुका करके खड़े हो जाता है और काव्यांश अपनी महंगे और ब्रांडेड सन ग्लासेस को उतर करके अंदर जाती है। साथ वो आगे बढ़ जाता है। उसके ऑरा पहले से ज़्यादा खतरनाक वाइब दे रही थी। जब वो उस रूम में पहुंचता है और रूम में पहले से ही रॉबिन मौजूद था और उसके सामने ही 2 लोग चेयर से बंधे हुए थे जो अभी बेहोश लग रहे थे। रॉबिन जब काव्यांश को देखता है तो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह उसको झुककर ग्रीट करता है और बोला, मास्टर जैसा आप बोले थे, मैंने उन दोनों को जिस हाल में थे उनको वैसे ही उठा लाया हूँ और आपका शक सही था। ये बोलकर वो चुप हो जाता है। काव्यांश आगे बढ़ जाता है और यह एक रेड लाइट जल जाती है और इसी के साथ ही निहार और वो लड़की का चेहरा दिखने लगता है।
काव्यांश उन दोनों को चेहरे को देखता है और एक अजीब सी स्माइल उसके चेहरे पर बिखर जाती है, जो बहुत ही रेयर थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान उसको इस तरह से काव्यांश को स्माइल करते हुए देखकर हार्ट अटैक आ जाता। काव्यांश अपने बगले में खड़े एक बॉडीगार्ड पर नज़र डालता है। अभी भी उसको स्माइल बरकरार थी। वो गार्ड काव्यांश की एक नज़र से ही थर थर कांप रही थी। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए ही जाता है और 5 मिनट में एक बाल्टी बर्फ पानी लेकर आता है और ठंड से भरी हुई पानी को निहार और उस लड़की के ऊपर डाल देता है। और इसी के साथ ही ठंडा पानी पड़ते ही निहार, खुराना और वो लड़की हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। उसको होश आ चुका था और जब उनकी आंखें सामने खड़े काव्यांश और रोबिन पर जाती है तो निहार, खुराना और उस लड़की के आंखों में डर से फैल जाती है। उनके बदन पर अब भी कोई कपड़ा नहीं था। उस लड़की ने ब्लैंकेट लपेटा हुआ था और निहार ने टॉवल लपेटा हुआ था। दोनों का ही शरीर कांप रहा था। अब वो डर से था या ठंडे पानी से, ये तो वो दोनों ही जाने। काव्यांश अपने चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए दोनों की तरफ बढ़ जाता है और उसी स्माइल के साथ बोला, क्या बात है मिस रीना सिंघानिया? नो नो, मैं गलत हूँ, तुम तो मेरी वाइफ हो मिसेज रीना काव्यांश कपूर। लेकिन अफसोस, तुम मेरी वाइफ सिर्फ अपनी नज़रों में हो, क्योंकि अभी तक तो मेरी और तुम्हारी शादी रजिस्टर ही नहीं हुई है और मेरी रियल वाइफ का नाम मिसेज कृति काव्यांश कपूर है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर काव्यांश के आंखों के सामने कृति का मासूम चेहरा आ जाता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ने ले ली थी। वो स्माइल करते हुए ही बोला, तुमने अच्छा किया जो मुझे मेरी कृति मिली, लेकिन तुम्हें काव्यांश कपूर को धोखा देने की सजा तो मिलेगी ना। ये बोलकर काव्यांश राक्षसों की तरह हंसने लगता है और फिर बोला, तुम इस लड़के से मिलकर मुझे चिट कर रही थी। लेकिन अफसोस, काव्यांश अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। फिर उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए ही बोला, लगता है तुम्हारे जिस्म में गर्मी। अपनी बात अधूरी छोड़कर काव्यांश अजीब तरह से मुस्कुराता है और बोलता निहार की तरफ रुख करता है। वो निहार को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ही बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे टकराकर। ये बोलकर वो रोबिन को देखता है। रोबिन अपना सिर हिला देता है। काव्यांश अपने बॉडीगार्ड को देखकर बोला, इस लड़की की जिस्म में बहुत गर्मी है, तो तुम सब आज इसके गर्मी को शांत कराओ। और हाँ मिस्टर निहार, खुराना को भी हमारी हेल के दर्शन जरूर करवाओ। और हाँ, अगर मर जाए तो इसे मेरे पालतू को जरूर दे देना खेलने के लिए। अपनी बात बोलकर काव्यांश उस खंडहर से बाहर चला जाता है और अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। वही रोबिन निहार को दूसरे सेल में शिफ्ट करवा देता है और उसको बेहोश कर देता है। और अब उस सेल में रीना थी, जो अपने आसपास खड़े गार्ड्स को अपनी डरी सहमी नज़रों से देख रही थी। उसने काव्यांश की कही एक एक बात सुनी थी। वो उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका ऑरा इतना नेगेटिव और डेंजर था कि उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकली। सभी गार्ड्स अपने आंखों में हवस लिए रीना को देख रहे थे, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वहाँ 4 से 8 गार्ड्स थे और रीना अभी भी चेयर से बंधी हुई थी। एक गार्ड्स जाकर उसके ऊपर से वो चादर हटा देता है और रीना पूरी नैक थी। वो अपने आप को ऐसे उनके सामने देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। वही गार्ड्स उसके ऐसे चिल्लाने से इरिटेट होकर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल रसीद देता है और बोलता है, यू बीच हमारा साथ देगी तो तू भी मजा लेगी, नहीं तो दर्द तुझे ही होगा। उसकी बात सुनकर रीना चुप हो जाती है। उसके आंखों से आंसू झरकर बह रहे थे। आज उसको अपने किए और पछतावा हो रहा था और कृति के लिए उसके मन की नफरत और बढ़ गई थी। वो बस इस वक्त कैसे भी करके ये से निकल कर जाना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसको अब इन गार्ड्स के साथ सोना ही क्यों ना पड़े। रीना की हाँ सुनकर सारे गार्ड्स खुश हो जाते हैं और सभी रीना को घेर कर खड़े हो जाते हैं और रीना को चेयर से खोलकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। सभी लोग उसके साथ वो सब करते हैं और बिना रीना के ऊपर ध्यान दिए रीना पूरी एक लाश बन चुकी थी और उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। वो इतना टॉर्चर सह नहीं पाए, लेकिन सारे गार्ड्स उसके बिना ध्यान दिए उसके साथ वो सब करते रहे जो काव्यांश उसको बोलकर गया था। वही दूसरी सेल में निहार को बांधा गया था और उसके नीचे लावा था जिसके भाप निकल रही थी और ऊपर भी थी, जो एक कैन में थी। रोबिन स्माइल कर रहा था। वो अपनी नज़रें में अंगारे और चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए ही निहार को देख रहा था। वो ऊपर से पूरी लावा की कैन खाली करवा देता है और देखते ही देखते निहार को चीखें पूरे विला में गूंज रही थी और लगभग 5 मिनट बाद पूरी विला पहले जैसे शांत हो चुकी थी। वही काव्यांश की कार कपूर एम्पायर के सामने जाकर रुकती है। अब तक दोपहर हो चुका था और अभी काव्यांश की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, वो उसको अटेंड करने चला जाता है। हंगामा। वही काव्यांश की कार कपूर एम्पायर के सामने जाकर रुकती है। अब तक दोपहर हो चुका था और अभी काव्यांश की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, वो उसको अटेंड करने चला जाता है। ऐसे ही कुछ घंटे तक वो मीटिंग चलती है और जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी एंजल के पास जो जाना था। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके टाइम देखता है, रात के 7:30 बज रही थी और वो जल्दी से ऑफिस से घर के लिए बढ़ जाता है। कपूर विला में इस वक्त सभी सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे और डिनर तैयार कर रहे थे। वही कृति अपने रूम में बैठी हुई थी। कुछ वक्त पहले ही वो सोकर उठी थी। आज के काम की वजह से काव्यांश तो भूल चुका था, लेकिन कृति को अच्छे से याद था कि काव्यांश उसको आज सरप्राइज का बोलकर आज पूरे दिन गायब था।
उसको याद तो था लेकिन वो काव्यांश से ये किस हक से कहे ये समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही बैठे घूमसुम उसके ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है। कृति का मुंह डोर की दूसरी तरफ था और साथ ही उसका ध्यान भी नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं चलता कि कोई रूम में इंटर कर चुका है। काव्यांश जब रूम में जाता है तो उसकी बेचैन नज़रों को बस उसको एंजल की तलाश थी, जो अब उसको दिख चुकी थी, और अब वो बिना देर किए जाकर उसको अपनी बाहों में भरना चाहता था। काव्यांश जाकर अपना ब्लेजर सोफे पर रखता है और कृति की तरफ बढ़ जाता है। जब काव्यांश कृति को अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो अपने कड़क आवाज में बोला, माय लिटिल एंजल, तुम किसके बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है जब एक पति थका हारा अपना काम करके ऑफिस से आता है तो एक अच्छी पत्नी का ये काम होता है कि अपनी पति को एक ग्लास पानी और 2-4 मीठे बोल बोले। वही कृति जो काव्यांश के ही ख्यालों में खोई हुई थी, ऐसे अचानक से काव्यांश के प्रकट होने से हड़बड़ा जाती है और जल्दी से बेड से उठने के चक्कर में सीधे काव्यांश के बाहों में लैंड होती है। काव्यांश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी तो वही कृति अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों को और भी बढ़ा किए किसी मेमने की बच्चे की जैसे काव्यांश की बाहों में थी। उसकी धड़कन का शोर काव्यांश के कानों में किसी म्यूजिक की तरह सुनाई दे रहा था और वो उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। काव्यांश उसको सही से खड़ा करता है और अपने चेहरे पर सख्त भाव लाकर बोला, आज पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूँ। आज के बाद तुम मुझसे जुड़ी सारे काम करोगी और एक अच्छी पत्नी के सारे काम करोगी। और हाँ, मैं फ्रेंच होकर आता हूँ, मेरे कपड़े निकाल दो। अपनी बात बोलकर काव्यांश तो निकल जाता है लेकिन कृति के मन में 100 सवाल छोड़ जाता है और वो बेचारी खरगोश उसे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। वो अपने सारे ख्याल झटक कर जो काव्यांश ने बोला था वो करती है और वार्डरोब से उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती हैं। तभी बाथरूम से आवाज आती है, कृति टावल देना यहाँ नहीं है। ये काव्यांश की आवाज थी जो बाथरूम से कृति को टावल देने को बोल रहा था। कृति की आंखें बड़ी हो गई थी, उसके दिल की धड़कन फिर से उसके साथ बगावत पर उतर आए थे और बेधड़क धड़क रहे थे। कृति अपने दिल पर हाथ फेर रही थी लेकिन उसकी धड़कन उसको बात मान ही नहीं रही थी। तभी एक बार फिर से काव्यांश की आवाज आती है और कृति हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। कृति बाथरूम के डोर के पास खड़ी थी। वो डोर की तरफ पीट की हुई थी और उसका हाथ में टावल पकड़े आगे की तरफ थी। कृति अपनी लड़खड़ाई हुई आवाज में बोलती है, जी सुनिए जी, ये रहा टॉवल। ये सब कहने के लिए कृति ने बहुत हिम्मत जुटाई हुई थी। उसने अपनी आंखें मिची हुई थी। वही काव्यांश जो शॉवर के नीचे खड़ा था कृति के मुंह से अपने लिए जी सुनिए जी सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट ले लेती है और वो हल्के से डोर ओपन करता है और कृति के गोरे पतले हाथ को पकड़कर खींच लेता है। कृति अपनी हैरानी भरी नजरों से काव्यांश को देख रही थी जो अब उसको अपनी बाहों में भरे हुए थे। उन दोनों के ऊपर शॉवर का पानी गिर रहा था। शॉवर का पानी काव्यांश से होते हुए कृति पर गिर रहा था और उसके सिर से लेकर इसके पूरे बदन पर गिर रहा था। कृति को महसूस होता है कि काव्यांश इस वक्त पूरी तरह से नेकेड था। उसकी मस्कुलर चेस्ट से वो पूरी तरह से सटी हुई थी। उनके बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं थी। तभी कृति को अपने ऊपर काव्यांश की नज़रों की तपिश महसूस होती हैं और वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर काव्यांश की काली गहरी आंखों में देखने लगती है। काव्यांश भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। तभी उसकी नज़रें कृति के चेहरे से होते हुए उसके लाल हॉट से होठ पर रुकती है जहां पहले से ही पानी की बूंदें ठहरी हुई थी और वो काव्यांश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो उसके होठों को अपनी सख्त होठों से दबोच लेता है और उसको सॉफ्टली चूमने लगता है। कृति की आंखें बंद हो जाती है इस एहसास को पाकर। आज वो पहली बार बिना काव्यांश के फोर्स किए ही उस किस में इन्वॉल्व हो चुकी थी और वो भी उसके किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। काव्यांश के हाथ अब कृति के कपड़े को अलग करके के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उसके कान में एक तेज आवाज सुनाई देती है जो किसी लड़के की थी जो अपना गला फाड़कर चिल्ला रहा था, बिग ब्रो कहाँ हो आप? मुझे आपसे मिलना है। कहाँ हो आप? प्लीज़ मुझे आपसे इंपॉर्टेंट काम है। वही काव्यांश के कान में जब ये आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसकी नसें तन जाती हैं। आखिर क्यों ना तने भाई, जब भी बेचारा रोमांस का मूड बनता था नहीं कि सब लोग ग्रहण लगाने आ जाते थे। वो एक गहरी सांस लेता है और कृति को रिलीज करके बोलता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलना है। ये बोलकर उसके माथे को अपनी होठों से छूता है और बगल से टॉवल निकलकर पहनकर बाहर चला जाता है। वही कृति उसको मुंह खोले देखे जा रही थी क्योंकि बाथरूम में 2 टॉवल और 2 बाथरॉब पहले से मौजूद था लेकिन ये साइको कपूर ने जानबूझकर उससे टॉवल मांग रहा था। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर जो गुस्से के भाव थे, अब उस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। वो जल्दी से फ्रेश होती हैं और नीचे चली जाती है क्योंकि उसको काव्यांश की बात याद थी कि वो किसी से मिलने को बोल रहा था। वह उसने भी उस आवाज़ को सुनी थी और उसको कुछ जानी पहचानी भी लगी लेकिन वो अब भी कंफ्यूज थी। वहीं नीचे हॉल में काव्यांश अपनी ही रॉब में बैठा हुआ था। उसके समाने वाले सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ था
जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल की होगी और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। काव्यांश उसको ऐसे चुप देखकर अपनी एक आंख उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ जो तुम इतना गला फाड़ रहे हो और ऐसे अचानक मेरे विला में क्यों टपक पड़े। वही वो लड़का उसके ऐसे देखने और इशारे से समझ चुका था, और वो बोलना शुरू करता है, बिग ब्रो मेरी एक दोस्त है, नहीं बेस्ट फ्रेंड है, जो कई दिनों से कॉलेज नहीं आई है और उसके घर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो बहुत मासूम है बिग ब्रो, उसको दुनिया की समझ नहीं है, मुझे डर है कहीं कोई उसको हट ना कर दे, प्लीज़ आप उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। काव्यांश उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। काव्यांश बोलता है, ठीक है, तुम उस लड़की का नाम पता और एक फ़ोटो अरित को व्हाट्सएप कर दो, वो तुम्हें कल सुबह तक बता देगा, और अब चलो तुम भी डिनर कर लो, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। ये बोलकर वो उसको बिना देखे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वही वो लड़का अपने चेहरे पर हैरानी लिए काव्यांश के पीछे चला जाता है और काव्यांश के साइड चेयर पर लीन हो जाता है। वही कृति जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आ रही थी, तभी कोई उसका नाम चिल्लाते हुए उसके गले लग जाया है। कृति। वही ये काव्यांश के आंखें छोटी हो जाती है।